नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दुनिया की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। स्कॉटलैंड एक आज़ाद देश बने या नहीं, इसको लेकर वहां एक जनमत संग्रह होने वाला है। इस रेफरेंडम के जरिए तय होगा कि यूके के साथ स्कॉटलैंड का 300 साल से भी जो पुराना रिश्ता है वो टूट जाएगा या फिर इसी तरह बना रहेगा। ब्रिटेन के नेता हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड के लोगों को अपने साथ रहने के लिए मना सकें। आज़ादी के समर्थक यस वोट और विरोधी नो वोट के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा इस रेफरेंडम का यूके पर, स्कॉटलैंड पर, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और सबसे अहम आर्थिक स्थिति पर? साथ ही भारत से यूके के रिश्ते क्या बदल जाएंगे और किस तरह से बदलेगी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया की जो राजनीति है, विश्व राजनीति? अपने मेहमानों के जरिए हम इस मुद्दे को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आलोक बंसल साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SAISA के, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ JNU से, मेरे साथ शिव शंकर मुखर्जी हैं पूर्व राजनयिक, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जावेद नकवी मेरे साथ मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुखर्जी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। अब फिलहाल 3 दिन का भी वक्त बाकी नहीं है हमारे पास जबकि ये पता चल जाएगा। हालांकि नतीजे आने में थोड़ा सा टाइम है, अभी तक ये क्लियर डेडलाइन नहीं है कि कब एग्जैक्टली नतीजे आएंगे, लेकिन वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो पोल्स आ रहे हैं, प्री पोल्स आ रहे हैं इस फाइनल पोल से पहले, उसमें बैलेंस नज़र आ रहा है कि 49% या 51%। सबसे पहले जो 3 बड़े नतीजे इसके हो सकते हैं वो क्या होंगे अगर यस होता है? देखिए, अगर यस होता है, यस मीनिंग अगर स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस के लिए वोट करे, तो 2-3 इश्यूज हैं जो एक तो स्ट्रिक्टली विद इन यूनाइटेड किंगडम क्या होगा, और दूसरा यूरोपियन यूनियन और दुनिया के हिसाब से क्या होगा। जो सबसे अहम बात यह है कि जो हो रहा है 1707 से ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में यूनियन में हैं, लेकिन ये जो इमोशनल सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंस का, पार्ट पॉलिटिकल पार्ट इमोशनल, ये जो बर्ताव की तरफ जा रहा है, या शायद नो वोट हो तो यूनियन भी जारी रहेगी। इसमें पूरा प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, और इसमें कोई इंसर्जेंसी की वजह से या अनहैप्पीनेस की वजह से ये नहीं है। लेकिन उनके फर्स्ट मिनिस्टर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं करेंगे उसको भी यस कंसीडर किया जाएगा। वो टेक्निकलिटीज हैं, वो जॉकिंग है, वो अपने वोट्स के लिए। लेकिन ये इंटायरली पीसफुल प्रोसेस है, इसमें फॉर्मल एग्रीमेंट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी से हो रहा है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑलरेडी 1997 से हो चुका है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इंटरनली बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है और बिना किसी वायलेंस के हो रहा है, और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हो रहा है। इसलिए किसी को कहीं से आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस पे। इसमें किसी का दबाव है या हिंसा के वजह से कुछ हुआ है, ये बात नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं, जो स्कॉटलैंड में जो ये लोग ये मुहिम चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूके का अब तक का जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत हेजेमनिक रहा है, बहुत आधिपत्य वाला रहा है। काफ़ी लोग जो दुनिया की पॉलिटिक्स देखते हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। आपको लगता है कि वाकई ये एक बड़ी वजह है? अगर आप यूके के अंदर के रिपोर्ट्स देखें, उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स देखें, तो स्कॉटलैंड के लीडर्स भी ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रिटेन का 300 साल से अगर स्कॉटलैंड तकरीबन खुशी खुशी अगर इंग्लैंड के साथ है, तो ये सही नहीं होगा कि एक हेजेमोनिस्टिक पावर के नीचे वो दबे हुए स्कॉटलैंड आगे चल रहा है। ये बात नहीं है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स तो ऑलरेडी तकरीबन 75-80% जो इंडिपेंडेंस का है वो तो हो ही चुका है। लेकिन इमोशनली ये काफी सदियों से स्कॉटिश चाहते हैं कि पूर्ण स्वराज हमें हो जाए। उसके बाद भी लिंकेजेस तो रहेंगे ही, लेकिन इस तरफ जो यस वोट को थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है यूनियनिस्ट का, वो थोड़ा मेरे ख्याल डर के वजह से कि ये क्या हो रहा है भाई, हम 300 साल से एक हैं, दुनिया क्या सोचेगी कि ये स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर से, जिनको कहना नहीं चाहिए था शायद, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि ये हानि होगा स्कॉटलैंड को वगैरह। तो इससे जो इमोशनल कंटेंट है स्कॉटलैंड में, जो फेंस पे थे, जिनका माइंड में वो भी अब यस की तरफ मुड़ रहे हैं कि हमें क्यों धमकियां दी जा रही हैं। तो ये सब देखते हुए, और यूरोप में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है और आकाश पाताल एक हो जाएगा।
क्योंकि यूरोप में और भी ऐसे उदाहरण हैं जो हो चुके हैं और स्मूथली हो चुके हैं। और इस पे भी हम नॉर्वे और चर्चा स्वीडन करेंगे का हो कि चुका है, वेलवेट डिवोर्स चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया का हो चुका है, तो ये भी उसी तरह से जाएगा। किस तरह जाएगा वो तो 18 तारीख को ही पता और ये भी चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरोपियन यूनियन या यूरोप के ही जो दूसरे देश हैं, इटली है, स्पेन है, वहाँ जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर यहाँ यस होता है। प्रोफेसर सचदेवा, ये बताइए, फिलहाल जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, वो कह रही हैं थिंक वेरी केयरफुली अबाउट द फ्यूचर। कैमरन साहब हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये फैमिली जो है ना टूटे और जो फैमिली ऑफ नेशंस है वो रिप्ड अपार्ट ना हो, टुकड़ों में ना बटे। तो काफ़ी हद तक आपको लगता है कि ये कन्विंसिंग जब अब तक काम नहीं आई है, तो क्या जो लास्ट मोमेंट अभी दौरा भी करने वाले हैं वहाँ का लोगों को कन्विंस करने के लिए, आपको लगता है ये कुछ काम करेगा? दोनों तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन अगर आप देखें स्कॉटलैंड का, अब जैसे आपने बताया कि 300 साल से वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है। इस पूरे 300 साल में जो पूरा जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वहाँ पे, उसके बाद पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था जो, उस सब का फ़ायदा स्कॉटलैंड को मिला। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा जो वेलफेयर स्टेट, जो कल्याणकारी राज्य पूरा वहाँ पे हुआ है, उसका भी उनका फ़ायदा मिला है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि लगभग पिछले 100 साल से ये थोड़ी सी भावना वहाँ पे रही है कि हम एक आज़ाद मुल्क बने, यह एक अपनी आइडेंटिटी की वहाँ पे उनकी रही है। इनफैक्ट वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही वहाँ पे अपनी असेंबली बनाने की बात की जा रही थी। उसके बाद जब ये सारा प्रथम युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध हुआ, सारे जो डिसरप्शन हुआ उसमें वो बातें दब गई। लेकिन 70s में भी वहाँ रेफरेंडम हुआ जो नहीं कामयाब हुआ। फिर 97 में रेफरेंडम जो हुआ, उसके बाद उनकी अपनी एक असेंबली बनी और उनको कुछ रेवोल्यूशनल पावर्स वहाँ पे, कुछ छोटी मोटी शक्तियाँ उनको मतलब पावर्स वहाँ पे दे दी गई हैं। लेकिन अब क्योंकि वो चाहते क्या हैं, क्यों वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, दो जो अगर उनकी पूरी जो उनकी चुनावी जो ये रेफरेंडम का जो पूरी जो कैंपेन है, उसमें अगर हम देखें तो वो दो मुद्दे मुख्य रूप से कह रहे हैं। एक तो कि अगर हम अलग होते हैं तो हमारा देश ज़्यादा प्रॉस्परस होगा, ज़्यादा खुशहाल होगा। दूसरा ये कि अगर हम अलग होते हैं तो हम पूरा एक बराबरी का एगैलिटेरियन सोसाइटी वहाँ पे बनाएंगे। ये ऑफ कोर्स थोड़े पॉलिटिकल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं उनको लगता है सच्चाई भी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारे पास तेल के बहुत बड़े भंडार हैं जिसका हमारे लिए बहुत कोई अच्छा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हमारे देश के लिए। अब अगर ये मान लीजिए येस वोट होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके अभी ऑब्वियसली उनके सामने काफ़ी चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती सबसे बड़ी ये होगी जो अभी पूरी उसके बारे में चर्चा हो रही है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपनी कौन सी मुद्रा वो वहाँ पे रखेंगे, क्या वो। प्रोफेसर सचदेवा, आपने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि उनके जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हालांकि जो आर्गुमेंट इसके खिलाफ दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, खुद डेविड कैमरन ने भी इस बात को कहा है कि किस तरह से अपने को अब आप आर्थिक तौर पर स्थित रख पाएंगे, स्टेबल रख पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, और जब 300 साल पहले ये साथ आए थे उसमें भी एक इकोनॉमिक जो वजह थी वो सबसे बड़ी वजह थी कि पूरे तरीके से हालात ख़राब हो चुके थे और तभी इंग्लैंड के साथ मिलकर इन्होंने यूके में साथ रहने की मर्जी इनकी अपनाई गई। तो आपको लगता है कि क्या ये जो दलील है ये वाकई सही है या सिर्फ वोट के लिए ये दलील दी जा रही है? नहीं, उसके दो पहलू हैं। एक दलील तो ये है कि जो आर्थिक मुश्किलें वहाँ पे होने वाली है जिसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही है, वो मुश्किलें बिल्कुल इमीडिएट मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये अलग होते हैं क्या करेंसी यूज़ करेंगे, क्या ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन पाएंगे तो क्या अगर वो ब्रिटेन के साथ करेंसी यूनियन नहीं रखते हैं तो क्या वो यूरो अपनाएंगे या अपनी करेंसी अपनाएंगे। उसके बाद जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सभी थोड़ा डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम शायद यहाँ से अपने बैंकों को यहाँ से निकाल के वहाँ से ले जाएंगे। तो वो जो मुद्दे, जो मुश्किलों की बात कर रहे हैं वो इमीडिएट बातों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनका जो मानना है वो ये कह रहे हैं कि ये मुश्किलें तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर येस वोट आज होता है तो तुरंत वहां पे अलग हो जाएगा। उसका वहां पे 2 साल का वक्त उनका है, 2 साल के अंदर प्रोसीजर होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें हम जो है तय कर लेंगे। हाँ जी, तो लंबे समय में वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय में ये है क्योंकि हमारे पास भंडार है। वहां की देखिए सिर्फ 5 मिलियन की आबादी है, 5 मिलियन की आबादी है, अभी काफ़ी प्रॉस्परस कंट्री है, काफ़ी उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। वो मानते हैं कि जैसे कि नॉर्वे जैसा देश है, क्योंकि
पूरे यूरोप के अंदर ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, आप फिनलैंड देख लीजिए, स्विट्जरलैंड देख लीजिए, वो उनका लेकिन मानना है कि नॉर्वे जैसा देश जिसके पास काफ़ी हाइड्रोकार्बन्स है, उन्होंने अपना एक फंड बनाया है, ऐसा ही कुछ हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो लेकिन उन बिजनेसेस का क्या होगा जिनमें से बहुत सौ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो स्कॉटलैंड में हैं, जो दरअसल यूके के हैं, या फिर अदर वे अराउंड भी है, उनका कैसे, उसको लेके बड़ा कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन ऐसा है कि अभी भी स्कॉटिश इकोनॉमी जो है, आप देखिए उसको यूरोप के संदर्भ में देखना पड़ेगा। जितनी भी सारे छोटी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे छोटे हैं या बड़े हो, पूरे यूरोपियन जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो सारे उसके हिस्सा हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अलग हो जाएगा टोटली बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये भी है कि इकोनॉमिकली तो सारे के सारे फिर भी फ्री ट्रेड तो वहाँ रहना ही है, उसका यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के वो हिस्सा है, और वो ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर बनना चाहेंगे। उसका ये है कि ऑटोमेटिकली उसी टाइम बनते हैं या एक नया प्रोसेस शुरू होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। आलोक बंसल साहब ये बताइए, फिलहाल बात ये हो रही है कि जो स्कॉटिश लोग हैं बड़ी तादाद में वो इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लिश लोग हैं वो स्कॉटलैंड में रहते हैं, और जो जहाँ रहता है वो वही वोट करेगा, यानी कि अगर इंग्लिश जो हैं अगर वो स्कॉटलैंड में रहते हैं तो वो वोट करेंगे स्कॉटलैंड के हिसाब से। कुछ लोग इसको अनफेयर मान रहे हैं। दूसरी बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा है उसको लेकर भी बात हो रही है कि नॉर्थ सी का जो ऑयल है, जो तेल है, वो किस तरह से बटेगा, इसको लेकर भी फसाद है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विघटन किसी भी राष्ट्र का मेरे विचार से आज के ज़माने में उचित नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है अन्य जो मांगे हैं कई राष्ट्रों की शुरू हो जाएंगी। कैटालिना ETA ने कल परसों ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, और विघटन का कोई अंत नहीं है। विघटन से मेरे ख्याल से किसी चीज़ का समाधान हर बार नहीं होता। यूगोस्लाविया के विघटन ने एक ऐसी अशांति प्रक्रिया शुरू की जिसमें कि हजारों से लाखों जानें चली गईं। सोवियत संघ के विघटन के असर हम आज भी भुगत रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब इस वक्त जब दुनिया जुड़ने की तरफ कगार पे खड़ी है, हम विघटन करें तो ये अच्छा नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था और उनका ये कहना था कि अंग्रेजों ने हमें बांटा, अब आज वो बट रहे हैं। तो ये खैर लाइट हार्टेड कमेंट अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि स्कॉटलैंड जो है, जो आपने बोला जो जहाँ पे है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप उसको किस तरीके, बहुत सारी एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन भी है स्कॉटलैंड के शहरों में, हालांकि कम है, लेकिन फिर भी वहां पे भी दूसरे देशों से दक्षिण एशियाई लोग। आप उस पर जरूर कमेंट करिए। जो प्रोफेसर सचदेवा कह रहे हैं कि वाकई जो वजह बताई जा रही हैं क्या वो जायज़ हैं, क्या वाकई वो लेजिटिमेट लोगों के कंसर्न्स, उनके जो सवाल हैं, या वाकई एक मूवमेंट के लिए मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है? ये इमोशनल चीज तैयार की जा रही है। अगर आप देखें कि सन 70 से लेके आज तक किस प्रबल गति से ये राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है, जो बढ़ाव हुआ है इसका एक स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का, ये एक देखने लायक है। ये जो एकदम मोमेंटम जो गेन किया है, ये आज से 10-20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इतने ज्यादा यस। और ये बात जो है कि आप ये कह रही हैं कि आर्थिक कारणों से विलय हुआ, मेरे ख्याल से इतिहास बताता है, हमने किंग ब्रूस की कहानी बचपन से पढ़ते आए हैं हम, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। तो लड़ाइयां हुई हैं और विजय करके इसको एक किया गया है। तो ये स्कॉटिश राष्ट्रवाद की जो भावना थी काफी समय से नगण्य थी, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके बाद एक समय के बाद ये राष्ट्रवाद की भावना जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। और जहां तक सवाल आर्थिक मुद्दों का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो समुद्र में जो नॉर्थ सी के ऑयल का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, समुद्र में जो आर्थिक रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी अनक्लॉज के नियम है, अंतरराष्ट्रीय मापदंड है। अब यह हो सकता है कि कुछ ऑयल फील्ड जो है दोनों देशों के रिजर्व्स के एरिया में आती हैं। आप जब विघटन के पक्ष में नहीं है तो आपकी कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो आपको लगता है कि स्कॉटलैंड के लिए भी खराब होंगे नतीजे और इंग्लैंड के लिए भी खराब होंगे, या फिर हम वेल्स का भी जिक्र कर लें और नॉर्दर्न आयरलैंड का भी जिक्र कर लें? मैंने क्या ऐसी चीजें हैं, क्या सारी चीजें शुरू हो जाएंगी? अगर आप देखें, आपको परेशान क्या चीज कर रही है? मुझे तो परेशान ये कर रही है कि इसके बाद ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। क्यूबेक में भी होगा, कैटालिना में भी होगा, कॉर्सिका में ऑलरेडी चल रहा है मूवमेंट, आप कई जगह देखते चले जाएंगे। क्या आपको लगता है सैन्य हिसाब से कमजोर हो जाएंगे ये दोनों देश अगर अलग होते हैं? सैन्य, ये तो एक बड़ा एमिकेबल वो लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये देखिए कि अगर स्कॉटलैंड में जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जैसे मैं दक्षिण एशियाओं की बात करता हूँ, उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। हो सकता है स्कॉटलैंड में जिस तरीके की रेशियल प्योरिटी हो, उनके खिलाफ थोड़ा और डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाए, क्योंकि अगर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट जब भी बढ़ता है तो दूसरे लोगों को परेशानी जरूर होती है। कोई अंत नहीं है, क्योंकि
राष्ट्रवाद की भावना जो है प्लूरलिज्म और बहुलता के खिलाफ जाती है, और आज के संदर्भ में जबकि देश जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये विघटन अच्छी चीज है। जावेद नकवी साहब, शिव शंकर मुखर्जी कह रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल अहिंसक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से हो रहा है, इसलिए कोई हर्ज नहीं है। आलोक बंसल कह रहे हैं कि विघटन बहुत अच्छी बात नहीं है, जुड़ना ज्यादा अच्छा है, टूटना उतना अच्छा नहीं है। शुरुआती एक नजर में जरूर ये बहुत रोमांटिक आइडिया लग रहा है कि आजादी और हम अलग हो जाएंगे, हम बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन शायद एक लार्जर इंटरेस्ट में जो है इस पूरे इलाके के अच्छा ना हो। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं समझता हूं कि तलाक का प्रोविजन हर शादी में होता है, और वो जो प्रोविजन है वो सियासत में भी हमेशा से रहा है। और आलोक बंसल साहब ने तो तय कर लिया होगा कि ये हैं लकीरें पत्थर में खिंची हुई, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी ये बताती है कि ये बॉर्डर्स और ये लाइनें कभी भी लॉजिकल नहीं रही हैं, और ये अपने वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। चाहे वो आप हिंदुस्तान का ही सिविलाइजेशन देख लीजिए, अगर गंधारा तक उसका असर था तो आज वो गंधारा कहाँ है। कभी अगर आप सिविलाइजेशनली देखिए तो अंकोर वाट पहुंच जाइए तो बिल्कुल ही अलग कल्चर के लोग हैं। एक आपको अयोध्या मिल जाएगा थाईलैंड में, वापस यूके जो लौट आए सायम तो का कैपिटल होता था एक जमाने में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अयोध्या है, वहां पे सायम में एक जगह का नाम है, और वहां भी हिंदू धर्म का खासा असर है। तो कहाँ पे रोकना चाहिए, कहाँ नहीं रोकना चाहिए, ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। जब अंग्रेज आए, जब पोर्चुगीज आए हमारे यहाँ, वास्को ड गामा आए, तो उन्होंने जमोरिन से इजाजत ली। जब रॉबर्ट क्लाइव आए तो उन्होंने वहां पे बंगाल के रूलर्स के बीच में अफरा तफरी करवा के वहां पे कब्जा किया। सूरत पहुंचे तो मुगलों से इजाजत ली, वगैरह वगैरह, वो जहांगीर के जमाने में, उससे पहले से। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल रूप जो हमने अपना खुद बना लिया है कि ये भारत माता की जो छवि है, हमको थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। और वो ये नहीं कि 1920 में एक इमेज बनाई गई शेर पे बैठी हुई एक महिला की, और फिर वो उपासना करने लगे। तो ये रूस जैसा मुल्क है, सोवियत यूनियन बना और उसका विघटन हुआ, किसी का क्या नुकसान हो गया, हमें क्या नुकसान हो गया। लेकिन मार्केट्स चली गई, लेकिन लोग तो वहां के हम अपनी खुदगर्जी के लिए, रूस के, उज्बेकिस्तान के, सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि जिस ऑटोनॉमी के लिए, जिस आजादी के लिए इतनी मांग की जा रही है, मूवमेंट हो रहा है, उस काफी हद तक तो मिल चुकी है। अगर 1997 की हम बात करें तो लगातार जो है वो ऑटोनॉमी मिलती रही है, और ये माना जा रहा है कि काफी हद तक यूके के अम्ब्रेला में रहना शायद स्कॉटिश लोगों के लिए भी बेहतर होगा। न सिर्फ कि हम ये भी कहें कि वाकई यूके के लिए, ब्रिटेन के लिए अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में हैसियत कम हो जाएगी, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हैसियत कम हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन में जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट सीट उनकी बची रहे या नहीं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि वो उनको फायदा जब तक था। एक चीज है, दो मुल्कों में एक चीज बड़ी पॉजिटिव है, वो ये कि ये आए थे अपने प्रोटेस्टेंट धर्म को लेके। दोनों मुल्क, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की ये परंपरा रही है, लेकिन उसके बाद, और दोनों में एक खूबी है, ये आयरलैंड से इत्तेफाक नहीं था इस मामले में, लेकिन अब वो सेक्युलराइजेशन का दौर है जिसमें कि ये मजहबी चीजें चलती नहीं हैं, और सेक्युलर बेसिस पे अगर वो अलग होके रहना चाह रहे हैं तो बेगानी तलाक में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो। जी ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास जावेद नकवी। मेरे ख्याल से आलोक बंसल ये कहना चाहते हैं जावेद नकवी कि जब तक इंडिविजुअल राइट्स बने रहें, इंडिविजुअल राइट्स के अलावा इंडिविजुअल जो प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि एक आदमी का हक, एक इंडिविजुअल का हक अगर प्रोटेक्ट होता है तो देश के जितने टुकड़े हो जाएं शायद इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक ये भी आइडियोलॉजी है। क्या आपको लगता है कि वाकई स्कॉटलैंड के लोग इससे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं फिलहाल जब आज़ादी की बात हो रही है? देखिए, राइट्स का जहां तक और ये भी कहा जाता है कि शायद यही नेशनल इंटरेस्ट है, जब एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। स्कॉटलैंड को पूरी मिली हुई है। जावेद नकवी साहब ने तलाक की बात कही,
तलाक का प्रोविजन हर एक जगह होता है, पर तलाक कभी भी अधिकतर पसंदीदा चीज नहीं है। पसंदीदा चीज नहीं है। कोई भी आदमी शादी तलाक करने के लिए नहीं लेता। तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। और सवाल यह है कि जब विघटन शुरू होता है तो उसका कोई अंत नहीं है, इसके दुनिया में असर होगा। अगर मैं तो अभी आपको यूरोप की बात कर रहा हूं, इसका अन्य जगहों भी होगा। लोग डिमांड करेंगे कि हमारे यहां भी इस तरीके की चीजें हों। और जब भी कोई विघटन होता है, आपके पास माइनॉरिटीज होंगी, हो सकता है यूरोप की आज जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं वहां पे इस तरीके का ना हो, लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है तो माइनॉरिटीज और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। यूरोप में जो हो सकता है वो एशिया में उसका रिएक्शन होगा, और उसका जो रिएक्शन होगा वो मेरे ख्याल से बहुत वाजिब नहीं होगा इस वक्त, जबकि हम दुनिया के राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण एशियाई यूनियन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक यूनियन की बात कर रहे हैं। तो विघटन मेरे ख्याल से एक रेट्रोग्रेड स्टेप है बजाय इसके कि आगे बढ़ने वाले। प्रोफेसर सचदेवा, वो भारत से भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं जावेद नकवी। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग अलग होना चाहते हैं और शांतिपूर्ण उस तरीके से रहना चाहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है, क्यों उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रखा जाए, उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जाए। अगर यूके के लिहाज से हम ये बात देखें तो आपको लगता है वाकई कि जो एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड किंगडम का वो कम हो जाएगा स्कॉटलैंड के अलग होने के बाद? इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली अगर स्कॉटलैंड अलग होता है तो उनकी जो छवि है, जो उनका प्रभाव है, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा उसको इतने गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि वो विघटन हो रहा है उसका कोई बहुत गंभीर असर हमारे कश्मीर पे पड़ने वाला है या कहीं और पे पड़ने वाला है। ऐसा मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला है। वो सब लेकिन कुछ यूरोप में तो असर होगा। यूरोप में उसका जरूर असर पड़ेगा, जैसे उन्होंने कहा कातलोनिया में असर पड़ सकता है। इवन यूक्रेन में भी लुहांस्क और दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ पे भी कुछ लोगों ने ऐसा कहना कि वहाँ पे अगर हो रहा है तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। कुछ और देश लेकिन चैलेंज भी उससे कर अलावा सकते मुझे हैं? लगता है जो बड़ा मुद्दा है शायद वो ये है कि जैसे ये यूरोपियन प्रोजेक्ट, यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट बना था, तो उस प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि किस तरीके से जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, उसको ख़त्म करके, कि वो एक मुख्य कारण रहा है दूसरे विश्व युद्ध का, उसको ख़त्म करके हमें इंटेग्रेट होके सब कंट्रीज साथ साथ मिलके रहें। अब उस पे ये है कि आप देखिए जितने पिछले कई दशकों में यूरोप के अंदर विघटन नहीं हुआ, यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो विघटन हुए वो ईस्टर्न यूरोप में हुए, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया का हुआ, चाहे वो युगोस्लाविया का हुआ। तो एक तरीके से वो जो प्रोजेक्ट था यूरोप का काफ़ी सक्सेसफुल था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जुड़ नहीं रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्योंकि अलग होने के बावजूद भी वो चाहते हैं बिल्कुल इंटीग्रेटेड यूरोपियन यूनियन के ही वो हिस्सा बने रहें। तो ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन का जो प्रोजेक्ट है, जो नेशनलिज्म को दबाने के लिए बना था, कंट्रीज को जोड़ने के लिए बना था, तो वो एक किसी तरीके से वो किसी हद तक वो प्रोजेक्ट बहुत कामयाब, उसके अंदर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, क्योंकि वो उस नेशनलिज्म की भावना को दबा नहीं पाया। समय मेरे पास बहुत कम है। आखिरी दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण। एक सवाल जावेद नकवी से पूछूंगी और आखिरी सवाल मुखर्जी साहब आपसे। जावेद नकवी, ये बताइए फिलहाल कि अगर ये विघटन नहीं होता है, अगर कुछ वोट से ये आज़ादी का मूवमेंट रुक जाता है और डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फिर भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे जो असंतुष्ट होंगे और फिर भी बचे रहेंगे, उसी एक अम्ब्रेला के नीचे रहने के लिए मजबूर होंगे। असंतुष्ट तो आप देखिए ना, इसकी मिसाल आपके सामने है। क्वेबेक का बिल्कुल सेपरेशन इतने बाल के रेशे से तकरीबन बच गया, वरना वो अलग हो गया था, और बहुत ही खामोशी के साथ। इसमें ये नहीं था कि मारपीट, एक खून खराबा, आराम से वो उन्होंने कहा ठीक है हम रह रहे हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि हम अलग लोग हैं, आप अलग लोग हैं। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई अगर फर्ज कीजिए कि वो स्कॉटलैंड का जो जज्बा है, स्कॉटिश लोगों का जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती है किसी वजह से, जैसे आपने मिसाल दी कि वो उसमें इंग्लिश वोटर्स भी हैं, उसमें अनफेयर भी हो सकता है, कोई भी वजह, या स्कॉटिश खुद नहीं चाहते हैं कि हम इंग्लैंड से ठीक है। नकवी साहब, समय बहुत कम है। आखिरी सवाल मुखर्जी जी से पूछना चाहती हूँ मैं समझता हूँ जी, माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। जी हाँ, दो महत्वपूर्ण सवाल बाकी हैं। मुखर्जी साहब, ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता है, माना डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या ये माना जाए कि जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है पूरे यूके का वो बदल जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक एक डिससेटिस्फाइड लॉट जो है वो बचा रहेगा इस पूरे इलाके में? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। लेट मी, ये जल्दी से मैं आप समय की बात कर रही हैं, ये 2-3 पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर दूं। इससे मैं बंसल जी से सहमत नहीं हूँ कि ये विघटन जो शुरू होता है वो आखिर यो अंत नहीं होता। अंत होता है, हो चुका है। नॉर्वे, यूरोप की उदाहरण लीजिए तो सोवियत यूनियन के ब्रेकअप क्वाइट अपार्ट,
वेलवेट डिवोर्स हुआ है चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, द हेवंस डिड नॉट फॉल। नॉर्वे और स्वीडन में हुआ है काफ़ी पहले, उससे भी कुछ हुआ नहीं है। और ना ही यूरोप में ऐसा प्रभाव पड़ा है कि यूरोप हिल गई है आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से। सो ये जो हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली और बाय कंसेंसस हो रहा है और कानून के हिसाब से हो रहा है और दोनों देशों के सहमति से हो रहा है, तो इसका जो प्रभाव है 90% ये यूरोपियन, ये जो डर है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं यूरोप में, दूसरी जगहों में दुनिया में, उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से एग्जैजरेटेड है। और दोनों तरफ ये यस वाले और नो वाले दोनों तरफ अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को तो एग्जैजरेट कर ही रहे हैं, वो तो खैर इट्स टू बी एक्सपेक्टेड। सो ये डर नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री प्रूव्स इट। और आजकल का ये हर एक जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। कश्मीर की बात उठी थी, इट शुड बी सीन इन आवर कॉन्टेक्स्ट। उसमें मौजूदा हालात, यहाँ के स्थानीय हालात कैसे यहाँ का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, वहाँ का समय बिल्कुल बहुत अलग मैं है। एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि भारत के और यूके के रिश्ते अगर ये अलग हो जाते हैं, देश उस पर स्कॉटलैंड कोई असर आजाद नहीं होता है, तो पड़ेगा। किस तरह से और जो बदलेगा? आपने पहले पूछा कि ब्रिटेन का जो प्रभाव है दुनिया में, वो कम हो जाएगा, कतई नहीं कम और होगा, भारत क्योंकि से रिश्ते? ब्रिटेन के हिसाब से नहीं, इंग्लैंड के हिसाब से नहीं, इंग्लैंड के अलायंसेस, इंग्लैंड प्लस नेटो, इंग्लैंड एज एन एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके लिए इन्फ्लुएंस है। और भारत के रिश्तों में कोई भारत के तब्दीली? रिश्तों में कुछ नहीं होगा। स्कॉटलैंड के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। लोगों को शायद पता नहीं कि हमारे जो टी गार्डन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा स्कॉटिश लोग थे। जो जहाजें यहाँ आती थी वो ग्लासगो में बने हुए लेकिन थे। फॉरेन पॉलिसी रीड्राफ्ट करनी पड़ेगी दोनों देशों के लिए अलग अलग, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड। बहुत आसान काम है, दोनों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हम आगे बढ़ाएंगे। अब लंदन के थ्रू नहीं जाएंगे, लंदन और एडिनबरा के थ्रू जाएंगे, ग्लासगो में नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। जी हाँ, उसमें कोई ठीक है। दिक्कत बहुत नहीं बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो जावेद नकवी के अगर हम शब्दों में कहें तो 300 साल बाद अब इन दोनों देशों का ऐसा लगता है कि तलाक लगभग तय हो रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि नतीजे जो आए रेफरेंडम के वो हमें चौंका दें। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि फिलहाल यूरोप में कुछ भी हो, चाहे वो साथ रहें या अलग अलग रहें, लेकिन किसी तरीके का खून खराबा ना हो और जो भी हो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हो। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।